अंतर्गत परिचर्चा कर चुके हैं। अब हम अंतिम वीडियो लेक्चर के तहत हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न अलग अलग तत्व जो तुलनात्मक रूप से छोटे विषय हैं लेकिन परीक्षा के लघुत्तरात्मक प्रश्नों के दृष्टिकोण से एवं व्यवहारिक समझ की दृष्टिकोण से यह हड़प्पा सभ्यता को जमीनी स्तर पर समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे हड़प्पा संस्कृति के मिट्टी के बर्तन कौन कौन से हैं, हड़प्पा संस्कृति की मूर्तियाँ कैसी है, हड़प्पा संस्कृति की लिपि क्या है, हड़प्पा संस्कृति की कला या चित्रकला या स्थापत्य कला के किस किस तरह के विषय हैं इत्यादि प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के तहत विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये परिचर्चा करेंगे अंत में कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण क्या है एवं उसकी देन क्या है। इस वीडियो लेक्चर के तहत जैसा कि हम बता चुके हैं, इसके तहत हम हड़प्पा संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों के बारे में परिचर्चा करेंगे कि किस तरह के मिट्टी के बर्तन बनते थे, उनके ऊपर किस तरह की कलाएं की जाती थी, मूर्तियों के बारे में परिचर्चा करेंगे, नक्काशी के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हड़प्पा काल में लेखन कला कैसी थी, लिपि कैसी थी, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे, चित्रकला के बारे में परिचर्चा करेंगे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह हैं जो ऑलमोस्ट $1 मिलियन प्रश्न है, आज भी अनसुलझा हुआ प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण हैं। साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे आधुनिक परिप्रेक्ष्य के तहत कि हड़प्पा संस्कृति क्या वास्तव में आज भी हमारे जीवन के विभिन्न तत्वों में जीवित है। अगर जीवित है तो वह किस तरीके से जीवित है, इन प्रश्नों के बारे में भी हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आइए इस वीडियो लेक्चर के तहत निम्नलिखित विषयों के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करते हुए हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी एवं समझ को और अधिक विस्तृत करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तत्व है मिट्टी के बर्तन। सिंधु लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग करते थे एवं मिट्टी के बर्तनों पर अनेक रंगों की चित्रकारी करते थे। इन रंगों में मुख्यतः लाल व काले रंग की बहुतायत थी। वे पेड़ों एवं मानव के चित्र बनाते थे। बर्तनों के ऊपर मिट्टी के खिलौने एवं मोहरों के अलावा विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि उस काल के लोग मिट्टी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। साथ ही उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाओं को उकेरना भी जानते थे। अब आइए मिट्टी के बर्तनों के बाद देखते हैं मूर्ति कला। सिंधुवासी सुंदर धातुओं की प्रतिमाएं बनाते थे। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति बहुत सुंदर है जो हड़प्पा से मिली है। कुछ पत्थरों की मूर्तियां भी मिली है। 2 पुरुषों की मूर्तियों में एक को पूरी तरीके से सजाया गया है तथा दूसरी मूर्ति पूरी तरीके से निर्वस्त्र है जो कला के विभिन्न अवयवों के बारे में हमारा ध्यान बढ़ाता है। खिलौनों के बारे में जब हम बात करते हैं या छोटी छोटी मूर्तियों के बारे में बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की छोटी छोटी मूर्तियां मिली है। शायद ये खिलौने थे जिनका प्रयोग छोटे बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन के रूप में किया जाता था, परंतु ये मूर्तियां उच्च कोटि की ही नहीं तथा मिस्र की मूर्तियों की तरह कलात्मक भी नहीं है। ऐसे में हम इन मूर्तियों को इस तरीके से देखते हैं कि जन सामान्य या आम नागरिक के द्वारा बनाई गई मूर्तियां जो बच्चों के खिलौनों के रूप में घर घर में बन जाती थी। अब हम नक्काशी या डिज़ाइन की तरफ देखते हैं तो हड़प्पा संस्कृति के निवासी नक्काशी जैसे कलात्मक काम जानते थे। इस बात के प्रमाण हमें खुदाई में मिली सुंदर मोहरें दे रही है। नक्काशी का काम पत्थर, धातु, मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं तथा हाथी दांत पर किया जाता था। हालांकि ये बात भी सही है कि मेसोपोटामिया के समान या मिस्र की संस्कृति के समान इन नागरिकों ने या यहाँ के प्रशासन ने कलात्मक पक्ष या भव्यता के ऊपर जोर न देकर आम नागरिकों के जीवन में सुविधाएं देने पर बल दिया। इसी कारण हमें हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पिरामिड जैसी बृहद संरचना की दर्शन नहीं होते हैं। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है हड़प्पा संस्कृति की लिपि के विषय में। लिपि के तहत हमारे पास लेखन कला के बारे में हड़प्पाई लोगों की जानकारी थी या नहीं, इस विषय पर हमें प्राप्त ज्ञान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन शैली या लिपि का ज्ञान प्राप्त था। उनकी खुदाई में मिली मोहरों के ऊपर लिखावट इस बात की तरफ संकेत करती है कि वे लेखन कला से परिचित थे। यद्यपि 1923 में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी इस लिपि को पढ़ने के सारे प्रयास अब तक असफल रहे हैं या उनमें हमें सफलता नहीं मिली है। कई विद्वानों का मानना है कि ये लेखन शैली चित्रलिपि है और इसका प्रत्येक चिन्ह किसी एक वस्तु या भाव को प्रकट करता है।
इसीलिए इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, आइडियोग्राफिक लिपि कहा जाता है। सिंधु लिपि की प्रथम पंक्ति दाईं ओर से लिखी जाती थी, जबकि दूसरी पंक्ति बाईं ओर से लिखी जाती थी, जिसमें सर्पिलाकार तरीके से लेखन शैली होती थी। इसीलिए इसे सर्पिलाकार लेखन शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि तत्कालीन मिस्र, सुमेरियन, चीनी लिपियों के वर्ग की ही लिपि है। बाद में भारत में जब वैदिक युग आता है तो उसमें प्रचलित होने वाली ब्राह्मी लिपि भी बाईं ओर से दाईं ओर और खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास बहुत सारे विद्वानों ने किया है। इनमें से कुछ विद्वानों का मत है कि यह द्रविड़ भाषा के समकक्ष है, दूसरे का मत है कि यह संस्कृत भाषा है, और कुछ यह भी मानते हैं कि यह सुमेरियन लिपि के ज़्यादा निकट है। परंतु अभी ये सारे प्रयास क्योंकि असफल है या उनमें प्रमाणिकता की अभी भी कमी है। अगर इस लिपि को विद्वान पढ़ने में सफल होते हैं तो निसंदेह हड़प्पा संस्कृति के बारे में निश्चित रूप से जो हमारी आज जानकारी है वह जानकारी पलट भी सकती है, या उस जानकारी के विषय में हमारी और अधिक जानकारी बढ़ेगी और हड़प्पा निवासियों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ेगी। चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन निर्माण कला व लेखन कला के साथ साथ सिंधुवासियों को चित्रकला से भी गहरा लगाव था, जो हमें विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक वस्तुओं के ऊपर उनकी चित्र रेखाओं के माध्यम से प्रकट होता है। खुदाई में मिली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे बर्तन हो गया, खिलौने हो गया, इस पर बने चित्र मुख्यतः ये बताते हैं कि ये चित्रकला से बहुत गहराई से परिचित थे। मुख्यतः पत्ते, बेल, पशु व पक्षियों के चित्र बनाते थे, और साथ ही कुछ कुछ जगह मानव स्वरूप चित्र भी हमें मिलते हैं जो स्त्री पुरुष के भेद को भी जानते थे। अनुमानतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में अब हम एक अलग विषय के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण रहे। जो इतनी महत्वपूर्ण संस्कृति थी वह कैसे समाप्त हो गई। अनुमान लगाया जाता है या कार्बन C14 विधि के आधार पर 1700 से 1750 ईस्वी के मध्य हड़प्पा संस्कृति के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का अंत हो गया था, परंतु दूसरे क्षेत्र में यह सभ्यता क्रमिक रूप से धीरे धीरे पतित हुई। जैसे गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में लंबे समय तक यह सभ्यता चलती रही, और इस सभ्यता के पतन के बारे में कुछ भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं जिसके आधार पर हम अपना एक मत होकर कह सके कि इस आधार पर इस सभ्यता का पतन हुआ। अनेक विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। एक कारण के अनुसार भूमि में रेगिस्तान फैलता चला गया और उसमें लवणता की मात्रा बढ़ती गई, जिससे भूमि की उत्पादकता समाप्त हो गई। इस आधार पर यह कहा जाता है कि जब भूमि की उर्वरकता घट गई तो सिंधुवासियों ने वहां पर रहना बंद कर दिया और धीरे धीरे यह सभ्यता क्रमिक रूप से समाप्त होती चली गई। दूसरे मत के अनुसार इस क्षेत्र के नीचे धंसने के कारण भयंकर बाढ़ आई और इससे अचानक विनाश हो गया। तीसरे मत के अनुसार इस सभ्यता के विनाश के पीछे मुख्यतः आर्यों का आक्रमण था। इस मत के विद्वान मानते हैं कि आर्य विदेशी थे और सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। जब आर्यों का द्रविड़ से संघर्ष हुआ तो आर्य अपने लोहे के अस्त्र शस्त्रों के कारण द्रविड़ों को मार भगाया तथा उनकी संस्कृति को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के ऊपरी स्तर पर बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं जो इस बात की तरफ साक्ष्य प्रकट करते हैं कि ये नरसंहार अब हड़प्पा नागरिकों का आर्य के आगमन के बाद हुआ। आर्य लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और हड़प्पाई नागरिक व्यापारी वर्ग थे, अतः वे उनका सामना नहीं कर सका और इस नरसंहार में मारे गए। आर्यों के प्रथम और प्राचीनतम वेद में ऋग्वेद में इंद्र देवता को हरिपुरिया के नाम से संकेत किया है और हरिपुरिया शब्द का समीकरण इतिहासकारों ने दुर्ग संहारक के रूप में किया है। किंतु आधुनिक विद्वान इस मत को नहीं मानते क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि मोहनजोदाड़ो के ऊपरी सतह पर मिलने वाले सभी कंकाल एक ही काल से संबंधित नहीं है तथा ऋग्वेद की चूंकि सही तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है, इसीलिए उसमें इंद्र का वर्ग दुर्ग संहारक या हरिपुरिया के रूप में जो विवरण है वह बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व नहीं रखता है। अन्य मत के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भूकंप या अन्य किसी महामारी के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। पांचवा मत यह है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया और पानी की कमी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण बन गई। ये सभी मत केवल अनुमान के आधार पर है, न कि तथ्य के आधार पर।
एक मत यह भी आता है कि मानसून की जो क्रियाविधि थी उसमें बड़े स्तर पर परिवर्तन आया और इस परिवर्तन ने जल स्तर में कमी कर दी और इस क्षेत्र की कृषि की उत्पादक क्षमता को निरंतर कम हो जाने के कारण इन निवासियों का विस्तार धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ता चला गया। अब एक अन्य महत्वपूर्ण और अत्यधिक उपयोगी प्रश्न यह है कि जब हड़प्पा सभ्यता, निश्चित रूप से हम मान के चल रहे हैं या हम ये साबित है कि हड़प्पा संस्कृति बहुत उन्नत थी और भारत के प्रथम नगरीय सभ्यता के केंद्र के रूप में जानी जाती है। अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस सभ्यता ने भारत को किस प्रकार की देन दी है, क्या ये आज भी सभ्यता हमारे जीवन में मौजूद है। भारतवर्ष के लिए हड़प्पा संस्कृति का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। कुछ इतिहासकार इसे संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति से भी प्राचीन मानते हैं। चाहे ताम्र कांस्य युग की सभी सभ्यताओं से हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन ना हो, तब भी इसे निसंकोच विश्व की एक प्राचीनतम और प्राचीनतम के साथ साथ उत्कृष्ट सभ्यता कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में जो हमारे प्रमाण मिलते हैं पुरातात्विक, वो इसे बहुत अधिक विकसित और नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित करते हैं। इस सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को आरंभ से कम 3000 अधिक वर्ष प्राचीन कर दिया और हड़प्पा संस्कृति की जानकारी से पूर्व भारतीय इतिहास को आर्यों के आगमन, विस्तार और उनके माध्यम से धीरे धीरे क्रमिक रूप से जीवन के विकसित होने की तरफ जाता है। इसे अंधकार से प्रकाश में लाने का श्रेय माधव स्वरूप वत्स, राय बहादुर शाह, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी जैसे अनेकों पुरातत्वविदों को जाता है, जिन्होंने एक एक करके हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न अलग अलग स्थलों और उसके साइट के लगभग 3000 से अधिक विभिन्न अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों को खोजा। उन्होंने हड़प्पा संस्कृति की खोज करके यह प्रमाणित कर दिया कि आर्यों के आगमन से भी हजारों वर्ष पूर्व भारत में बहुत उच्च कोटि की संस्कृति विकसित हो चुकी थी। अतः हड़प्पा संस्कृति भारतीय सभ्यता व संस्कृति और भारतीय इतिहास को लगभग 3000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व लेकर जाती है और भारत के इतिहास की जड़ों को और प्राचीन लेकर जाती है और मानव व संस्कृति के इतिहास को प्राचीन स्तर पर स्थापित करती है। इस संस्कृति की खोज ने भारत के प्राचीनतम लोगों के जीवन को ग्रामीण होने से ऊपर उठाकर शहरी होने की तरफ भी संकेत किया है। हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी और इसके नगर जिस तरह की विशिष्ट संरचनाओं से युक्त है, वे नगर आज भी विश्व के लिए एक सपने के समान है या मास्टर प्लान में उसी तरह के नगरों के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे जाल पद्धति की बात की, सड़कों की बात की, नलियों की बात की और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था के बारे में बात की। पश्चिमी एशिया की समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यताओं से संबंधित नगरों में ऐसी व्यवस्था हमें नहीं देखने को मिलती है। संभवतः क्रीट द्वीप के कनोसस नगर को छोड़कर प्राचीन युग के किसी भी नगर की जल निकासी ऐसा उत्तम प्रबंधन देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पक्की ईंटों का प्रयोग किया। जिस कौशल का प्रयोग किया वैसे पश्चिमी एशिया के लोग नहीं दे पाए। हड़प्पा लोगों के मिट्टी के बर्तन, उनकी मोहरें विशिष्ट थी। इन मोहरों को स्थानीय पशुओं की आकृतियां अंकित है। इन सब के अलावा सिंधु वासियों ने अपनी एक लिपि बनाई जिसे मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति का विस्तार जितने अधिक क्षेत्र में रहा उतना समकालीन सभ्यता में से किसी का हमें प्रकट नहीं होता है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के साथ भारतीय इतिहास में अभाव का एक दौर चला। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कुछ व्यवस्थाएं कायम रही और विशेषताओं के साथ आगे के लोगों ने नगरीय जीवन के कुछ तत्व जोड़े। 1000 साल का लंबे समय गुजर जाने के बाद भारत में जब बौद्ध व जैन धर्म का उत्थान होता है तब भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति होती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत देखा कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न छोटे छोटे तत्व क्या है, कि किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते हैं, कैसे खिलौनों का उपयोग करते हैं, मूर्तियों का उपयोग करते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण नहीं अपितु अलग अलग कारण हैं और साथ ही हड़प्पा सभ्यता एक साथ खत्म नहीं हुई बल्कि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरीके से खत्म हुई और उनके अलग अलग कारण रहे। इसी प्रकार अंत में हमने ये देखा कि हड़प्पा संस्कृति की किस प्रकार की हमारे समाज को देन है, संस्कृति को देन है, साथ ही इतिहास को देन है, साथ ही आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, फसल, कृषि, पशुपालन आदि के स्तर पर अलग अलग प्रकार की देन है जिसे हमने विस्तृत रूप से समझा।